डेट है आज 12 अगस्त 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है पार्टीज टू गेट 48 आवर्स टू पब्लिश कैंडिडेट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टीज को 48 आवर्स 48 घंटे दिए कि जो भी कैंडिडेट आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े किए थे उनकी रिपोर्ट आप पब्लिश करो। उनकी रिपोर्ट पब्लिश करो, इंटरनेट पे डालो, चाहे न्यूज़पेपर में निकालो, चाहे आप जो आपकी वेबसाइट होती है, जैसे हर कोई बीजेपी पार्टी है जैसे, या फिर आपकी कांग्रेस पार्टी है, तो इनकी एक इंटरनेट पे साइट होती है, जैसे साइट है ना google.com, इनकी भी ऐसी वेबसाइट होगी इंटरनेट पे। तो ये अपनी वेबसाइट के होम पेज पे इसकी पब्लिश करेंगे सारी रिपोर्ट कैंडिडेट्स की, कौन कौन कैंडिडेट क्रिमिनल रिकॉर्ड से है, यानी कि कौन कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसने क्राइम किया है, अपराध किया है, या कोई मर्डर किया है, कोई चोरी किया है, कुछ भी उस पर आरोप लगे हुए हैं और उसका केस कोर्ट में चल रहा है। ये सारे आप पब्लिश करोगे अपनी इंटरनेट की वेबसाइट पे भी, होम पेज पे। होम पेज होता है जैसे आप upsc.gov.in ये साइट खोलोगे यूपीएससी की, तो सबसे पहला जो पेज खुलेगा, जो आपको दिखाई देगा, वो होगा होम पेज। तो ऐसे वेबसाइट पे भी रखोगे। ये कुछ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, अभी रिसेंटली वार्न किया है, चेतावनी दी है कि जो भी कैंडिडेट ऐसे थे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के पॉलिटिक्स में, उनको आप पब्लिश करो उनकी रिपोर्ट को। और इसी को बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन 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 ऑफ पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है पॉलिटिक्स में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का बढ़ जाना। क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है कि अपराधी आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, नेता हैं जो अपराधी आ रहे हैं, अपराध करके, रेप करके, या किसी पे कोई चार्ज लगे चोरी के, या किसी पे डकैती के, या किसी मर्डर के, मारने के, हेरा फेरी के। तो ये सब क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है पॉलिटिक्स में, इसी को बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि आप पब्लिश करो। और ऐसे कैंडिडेट जो लास्ट ईयर इलेक्शन हुए थे बिहार असेंबली के, उसमें जो कैंडिडेट थे उन पे फाइन भी इम्पोज किया है, उन पॉलिटिकल पार्टीज पे जिन्होंने ऐसी कैंडिडेट खड़े किए जिन पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनका ऐसे नेता जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, कुछ अपराध किया, उन पे फाइन भी इम्पोज किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहा, डायरेक्ट किया कि ऐसे इलेक्शन कैंडिडेट जिनके जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो सब 48 आवर्स के अंदर अंदर ये अपने वेबसाइट के होम पेज पे रखेंगे, जो भी इंटरनेट पे वेबसाइट है। एक केस है 2018 का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा था, इस केस का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भी मान लो क्रिमिनल इंसिडेंट्स हैं, एंटीसीडेंट्स कैंडिडेट्स के, मतलब जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी अपराध किए हैं किसी भी कैंडिडेट ने जो इलेक्शन लड़ने के लिए आपने खड़ा किया, उसे न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जैसे ट्विटर, फेसबुक, इन सब पे पब्लिश करो, ताकि लोगों को पता लग सके कि वोट किसको दे रहे हैं। वो जिसने मर्डर किया है, अपराध किया है, रेप किया, उस आदमी को वोट दे रहे हैं क्या, उस आदमी को वो वोट देना चाहते हैं। इससे क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलेगी वोटर्स को। वोटर को चॉइस मिलेगी कि वो वोट करे ना करे, कम से कम अंडरस्टैंड तो कर सकेगा कि किसको वोट देने जा रही है पब्लिक। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन इस जजमेंट का उल्लंघन किया है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड पब्लिश नहीं किया सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, ट्विटर, फेसबुक में। नेक्स्ट है कि और भी कई सारी डायरेक्शन दी हैं कि जो वोटर की इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी डायरेक्शन दी हैं। कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक मोबाइल ऐप बनाए। मोबाइल ऐप किसके लिए, वोटर्स के लिए। वोटर मतलब जो वोट देने जा रहे हैं कैंडिडेट, आप और हम जो वोट देते हैं, जो वोट देते हैं उनके लिए एक मोबाइल ऐप बनाई जाए, ताकि एक मोबाइल ऐप में सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हों किसी भी कैंडिडेट के जो खड़ा है इलेक्शन लड़ने के लिए। जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए खड़ा हुआ है कैंडिडेट, इलेक्शन फाइट करने के लिए, उसकी सारी रिकॉर्ड उस मोबाइल ऐप पे हो, और एक बटन दबाते ही, टच करते ही सारा रिकॉर्ड आ जाए उस आदमी का, उस पर कि क्या क्या इस पर आरोप लगे हुए हैं, कौन कौन से केस किस कोर्ट में चले हुए हैं, सारा किसी भी वोटर को आसानी से पता लग जाए। और इलेक्शन कमीशन एक सेपरेट सेल बनाए। सेपरेट सेल का मतलब ये उससे है, कोई ग्रुप बनाए जिसमें कुछ मेंबर होंगे, और वो ग्रुप मेंबर ये क्या करेंगे, ये आदमी करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज को मॉनिटर करेंगे कि जो कोर्ट का जजमेंट है, उस कोर्ट के जजमेंट पे, फैसले पे ये पॉलिटिकल पार्टी उस पर कंप्लाइंस कर रही है, यानी कि उसको मान रही हैं या नहीं मान रही हैं, ये देखेगी। ये सेपरेट सेल कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट टॉपिक है अपना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखो एक वेबसाइट है, ये पोर्टल है, इंटरनेट पे वेबसाइट है। वेबसाइट पे क्या होगा, इस वेबसाइट पे जो एमएसएमई होती है ना, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज,
ये कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं, इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, अपने प्रोडक्ट को इस मार्केट प्लेस पर रख देती हैं। और इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्कीम जब लॉन्च की गई थी, ये कहा गया था जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट कंपनी, जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ये जो भी अपना सामान वगैरह खरीदेंगे ना, तो ये एमएसएमई से बनाया हुआ सामान ही खरीदेंगी ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस से। ये मैंडेटरी था, ये मैंडेटरी है, अभी भी था क्या, मैंडेटरी है जब ये स्कीम लागू की थी कि ये सामान कहाँ से खरीदेंगी, इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। और इसमें सामान कौन रजिस्टर करता है, ये एमएसएमई, जो छोटे उद्योग होते हैं ना, लघु छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, माइक्रो छोटे, मतलब माइक्रो का मतलब होता है सबसे छोटा आता है, स्मॉल उससे बड़ा थोड़ा, मीडियम फिर आता है मीडियम मध्यम वर्ग का, और इंटरप्राइज मतलब कंपनी। जो छोटे उद्योग लघु उद्योग कंपनी होती हैं वो क्या है, अपना जैसे मान लो उन्होंने चेयर बनाई, कोई चेयर बनाई, और गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, डिपार्टमेंट है कुछ, उसमें चेयर की ज़रूरत है, कुर्सी की, तो वो यहाँ पे रजिस्टर होंगी इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में, तो यहाँ से खरीदेंगे। तो अभी ये न्यूज़ में आई, इसमें रिपोर्ट में आया कि गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो कॉस्ट आती है, प्रोक्योरमेंट का मतलब है उपलब्ध करना, कोई चीज़ उपलब्ध कराना, तो जितना भी गवर्नमेंट ने मान लो सामान खरीदा है, खरीदने में कम से कम 10% कॉस्ट की बचत हुई है, सेविंग हुई है। 10% ज़्यादा खर्च होता अगर कहीं और से खरीदते वो ये सामान, पिछले 5 सालों का डेटा है। लेकिन ये देखा गया गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जितना भी उसे ज़रूरत थी चीज़ों की, मान लो जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 10 कुर्सियों की ज़रूरत है, 100 कुर्सियों की ज़रूरत है, उसमें से केवल 100 कुर्सियों में से 5 कुर्सियाँ, यानी कि केवल 5% सामान ही यहाँ से खरीदा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, जो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का एक साल में खर्च आता है। इसमें से भी 56% जो माल था वो खरीदा एमएसएमई से, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज से। कुछ ऐसे भी तो लोग होते हैं जो मान लो आर्टिजन हैं, कलाकार हैं, अपना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर रजिस्टर कर लेंगे। जैसे मान लो किसी घर में कोई आदमी बनाता है, कोई मान लो बांस का या किसी और का, बांस का मतलब है मतलब बेम्बू का, या फिर किसी और चीज़ का सामान बनाता है, जैसे मान लो बांस के गिलास बना दिए, चम्मच बना दिए लकड़ी की, ये सामान रजिस्टर करा दिया और गवर्नमेंट को चाहिए तो वहाँ से ले सकती है। तो इसमें से जो एमएसएमई आती हैं, यानी कि छोटे लघु उद्योग, उनसे 56% माल खरीदा। तो ये स्कीम क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, एक वेबसाइट है जिसमें ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट की जाती है, ऑनलाइन सामान खरीदा जाता है। कोई भी मान लो गुड्स या सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोई गवर्नमेंट कंपनी, उसको कुछ सामान चाहिए तो इस पर खरीद सकती है। और इसमें जो प्रोक्योरमेंट की जाती है, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो या मिनिस्ट्री हो, इनके लिए मैंडेटरी है कि इससे सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे, गुड्स या सर्विस जो भी यह इस पे अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है, अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे वो सामान उपलब्ध है जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को चाहिए, वो तो फिर इससे ही खरीदेंगे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की साइट से ही खरीदेंगे। जैसे आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से खरीदते हो ना कुछ सामान, मंत्रा से या अमेजन से या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन सामान खरीदते हो, ऐसी एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस गवर्नमेंट की। तो अगर वो सामान चाहिए, मान लो टेबल चाहिए मिनिस्ट्रीज को, किसी मान लो होम मिनिस्ट्री को टेबल चाहिए अपने ऑफिस में लगाने के लिए, और वो टेबल इस पे उपलब्ध है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, तो वो इसी से खरीदेगा मैंडेटरी। अगर इस पे उपलब्ध नहीं है फिर वो कहीं और से खरीद सकता है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, मैंडेटरी वर्ड, मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी, अनिवार्य, अनिवार्य बोलते हैं हिंदी में। तो ये 2 तरह का प्रोसेस ये देता है ये साइट, एक तो ई बिडिंग और रिवर्स ई बिडिंग। ई बिडिंग का मतलब है जैसे मान लो ए या बी कोई आदमी है या कंपनी है, कंपनी मान लो एमएसएमई, छोटा लघु उद्योग है, इसने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये इंटरनेट पे साइट है, साइट है इंटरनेट पे, इस साइट पे क्या है, अपना सामान रजिस्टर किया है, ये सामान बेचता है। मान लो इसने सामान बेचा है कुछ भी, मान लो आप, मान लो गिलास, मान लो गवर्नमेंट ऑफिस में गिलास चाहिए पीने के लिए, पानी पीने के लिए, तो इसने गिलास रजिस्टर किए कि भाई इतने गिलास है मेरे पास और आपको चाहिए तो बता देना। तो अब ये गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में, मान लो होम मिनिस्ट्री को चाहिए गिलास, होम मिनिस्ट्री गई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस साइट पे, सर्च किया गूगल पे, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस साइट डाली, ये आ गई, खोला और फिर ये गिलास देखा उसने ये है, फिर ये क्या करेगा, देखो जिसने बनाया ए या बी कंपनी, उसके पास ई बिडिंग का प्रोसेस है। ई बिडिंग का मतलब है बोली लगाना, इसने दाम रखे हैं, ये कहेगा मैं तो भाई, ए कहेगा मैं तो 100 रुपये में बेचूंगा एक गिलास, ये कहेगा मैं तो 50 में बेचूंगा या 110 में बेचूंगा, ज़्यादा में बेचूंगा, लेकिन ये ई बिडिंग कर रहा है। लेकिन रिवर्स ई बिडिंग क्या हो गई, रिवर्स हो गई, एक तो जो बेचने वाला है सेलर, सेलर ई बिडिंग करेगा, और रिवर्स ई बिडिंग हो गई, कहने का मतलब
इसको भी अधिकार है, इसको भी अधिकार है, जो खरीद रहा है ये भी कर सकता है। नॉर्मली बिडिंग होती है, जो खरीदने वाला होता है ना वो बिडिंग करता है, बोली लगाता है। जैसे ये होम मिनिस्ट्री खरीद रही है तो ये बिडिंग लगाएगी, मैं 100 रुपये दूंगा या 110 रुपये दूंगा या 120 रुपये दूंगा। लेकिन रिवर्स ई बिडिंग हो गई, जो बेचने वाला वो भी बिडिंग करेगा कि कहेगा नहीं हम तो इतने में नहीं बेचेंगे, हम तो 60 में, 50 में या 120 में, 150 रुपये में, 150 रुपीज़ में, इतने में बेचेंगे। तो ये रिवर्स और ई बिडिंग और रिवर्स ई बिडिंग, यानी कि सेलर और बायर दोनों के पास ये मौका होता है इसमें बिडिंग करने का, यानी कि एक तरह से बार्गेनिंग करने का। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो ना, बार्गेनिंग करते हो, मोल भाव करते हो, नहीं 50 का लगा लो यार, 100 का लगा लो, ऐसे बिडिंग करते हो, मतलब मोल भाव बार्गेनिंग करते हो, वही सारा सिस्टम इसमें भी है। एट प्रेजेंट क्या है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में 30 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट रजिस्टर हैं, 30 लाख से ज़्यादा, और उनकी कीमत कितनी है, लगभग 10 लाख करोड़ इनकी कीमत है, और इतनी ट्रांजैक्शन होती है पोर्टल पे। ये 2016 में लॉन्च की थी ये स्कीम, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाने में, ताकि गवर्नमेंट जो बाइंग प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है ओपननेस, पारदर्शिता बोलते हैं हिंदी में। यानी कि जो गवर्नमेंट सामान खरीदती है, ये अगर ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीदेगी तो सारा डेटा रजिस्टर होगा ना, कि कितने डिपार्टमेंट ने, कौन से डिपार्टमेंट ने कितना सामान कितने रुपए का खरीदा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है भाई साहब, सामान तो खरीदते हैं कितने का, 100 रुपये का, और लिख देंगे कि 1000 रुपये का सामान खरीदा, और जितना भी जो पैसा है ना, पब्लिक का पैसा जाता है सरकार के पास तो टैक्स भर के, वो सारा पैसा जो भी ऑफिसर हैं वो ऑफिसर अपने लिए रख लेते हैं उसे, और सामान खरीदा 100 का, 900 रुपये उनकी जेब में चले गए, मतलब एक तरह से रिश्वत की तरह, ब्राइब की तरह। तो ये से ब्राइब वगैरह रोकने के लिए, जो घोटाला होते हैं ये ऐसे, इनको रोकने के लिए ये ई गवर्नमेंट मार्केट प्लेस लेके आए स्कीम। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हांगकांग सेट टू अडॉप्ट चाइनाज एंटी सेक्शन लॉ। देखो चाइना ने एंटी सेक्शन लॉ अभी लागू किया था, मतलब कुछ समय पहले। तो एंटी सेक्शन लॉ क्या है, सेक्शन का मतलब होता है कि प्रतिबंध करना या फिर इजाज़त देना, परमिशन देना भी होता है इसका, लेकिन यहाँ पे प्रतिबंध करना, एंटी सैंक्शन लॉ, मतलब जिस कंपनी ने चाइना के सामान पे प्रतिबंध लगाया, सैंक्शन लगाया, उसके विरुद्ध कोई एक्शन लेना। तो ये हांगकांग अब इसको, चाइना के इस लॉ को अडॉप्ट कर रहा है, मतलब लागू कर रहा है। ये हांगकांग कहाँ पे है, देखो चाइना के पास ही है ये हांगकांग। ये पहले वर्ल्ड मैप देखो आप, ये वाला चाइना दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये देखो ये ताइवान है, और यहाँ पे ये वाला सिस्टम देखेंगे अभी हम, ये तो चाइना का पार्ट ही है, यहाँ पे कोने पे है हांगकांग, ये वाला पार्ट की बात हो रही है। ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है इस वाले पार्ट पे, ये गोल वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट अभी हम देखेंगे उस वाले मैप में। ये देखो आप, ये चाइना दिखाई दे रहा है, ये वाला चाइना दिखाई दे रहा, तो ये वाला बीच वाला पार्ट दिखाई दे रहा है अभी इसमें, ये बीच वाला पार्ट है यहाँ पे, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये पार्ट देख रहे हैं हम, जो बीच में रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये है हांगकांग, ये हांगकांग है, और ये इधर ताइवान आ गया इधर की साइड, तो ये हांगकांग है। हांगकांग अडॉप्ट करने वाला, हांगकांग में क्या है अभी, देखो ऑटोनोमस ये स्टेट है, एक तरह से ऑटोनोमस कंट्री की तरह मानते हैं हांगकांग को, लेकिन चाइना के अंडर है, चाइना की सॉवरेंटी अब है इसके ऊपर। जैसे वो है ना आयरलैंड वगैरह हो गए, या फिर आपका स्कॉटलैंड हो गया कंट्री, स्कॉटलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर आते हैं, मतलब यूनाइटेड किंगडम इन सबके ऊपर सॉवरेंटी चलती है, लेकिन स्कॉटलैंड भी अलग से नेशन है, ऐसे कुछ इसका सिस्टम है। लेकिन इसमें चाइना का एक अलग से सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी टू सिस्टम ऐसे कुछ करके नाम है, वो डिस्कस करेंगे अभी हम। तो ये लॉ पढ़ते हैं पहले, चाइना का एंटी सेक्शन लॉ है, ये इम्प्लीमेंट होगा हांगकांग में भी। ये लॉ क्या कहता है, ये डिनाई करता है, डिनाई का मतलब इनकार करना, इनकार करता है, रिफ्यूज करता है किसी को वीज़ा देने से, या किसी आदमी को डिपोर्ट करने से, मतलब कोई आदमी यहाँ पे आ गया उसको उसके विदेश वापस भेजने से, या उसकी प्रॉपर्टी को सीज करने से, किसको, जो भी मान लो कंप्लाई करता है, और जैसे मतलब कंप्लाई करता है इस सैंक्शन से, यानी कि चाइनीज़ जो बिजनेसमैन है, ऑफिशियल है, उसके अगेंस्ट किसी ने प्रतिबंध लगा दिया, किसी कंपनी ने या किसी देश ने, तो उनको ना तो वीज़ा देते हैं ये इस लॉ के अकॉर्डिंग, ना उन्हें डिपोर्ट करते हैं, और उनके असेट को सीज भी कर देते हैं। नेक्स्ट है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं जिनने उन्हें ऐसा सैंक्शन लगाया है चाइनीज़ प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो वो फॉरेन कंपनीज को चाइनीज़ कोर्ट में स्यू भी किया जा सकता है, मतलब चाइनीज़ कोर्ट में केस चलाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सैंक्शन लगाया। और इस लॉ में क्या है, उनकी फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। ये जो है
रेगुलेटरी प्रेशर डालेगा इंटरनेशनल कंपनीज पे जो हांगकांग में लोकेटेड है। हांगकांग में कुछ इंटरनेशनल कंपनीज है, उन पे ये प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा ये लॉ। तो ये चाइना का वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल है क्या? जो देखो लॉ तो हमने पढ़ लिया, उसमें क्या जो चाइना के प्रोडक्ट के अगेंस्ट कुछ भी मान लो एक्शन लेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, रोक लगाएंगे अपने देश में कि चाइना का प्रोडक्ट नहीं आने देंगे, या कोई कंपनी प्रतिबंध लगाएगी तो उन पे एक्शन लिया जाएगा। ना तो उन्हें वीज़ा दिया जाएगा, ना उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी सीज की जा सकती है, यानी कि जब्त की जा सकती है। तो ये हांगकांग और चाइना का क्या संबंध है, अभी हम ये समझेंगे। हांगकांग जो है ये वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल में आती है चाइना के। ये पॉलिसी क्या है, वन कंट्री टू सिस्टम। 1970s में एक चाइना के प्रेसिडेंट थे डेंग जियोपिंग, इन्होंने ये लेके आए थे ये सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम। ये क्या है सिस्टम, ये सिस्टम है चाइना और ताइवान को यूनिफाई करने के लिए लेके आए थे। ताइवान ये है भाई साहब, ये वाला ताइवान। ताइवान क्या है, इनमें जब बना था ना चाइना बनने से पहले, चाइना और ताइवान में एक तरह से कंपटीशन चल रहा था, मुकाबला। चाइना कह रहा था कि मेनलैंड चाइना हम है, ताइवान कह रहा था मेनलैंड चाइना हम है, हम चाइना के ओरिजिनल हैं, तो हमारा नाम होना चाहिए चाइना। तो इसका भी जो पूरा नाम है ना चाइनीज़ नाम पे आता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना ऐसा कुछ करके आता है इसका नाम भी। तो इनके ये सिस्टम लेके आए कि ताइवान हमारा ही पार्ट है चाइना का, और ये वन पार्टी टू सिस्टम में रहेगा। तो फिर क्या है, ये चाइना ताइवान को यूनिफाई करने के लिए लेके आए और ताइवान को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की इसके अंडर, यानी कि ताइवान ऑटोमन स्टेट तो रहेगा एंड ऑटोनॉमस कंट्री तो रहेगा ऑटोनॉमस, लेकिन क्या है चाइना के अंदर रहेगा। जो भी मान लो इंटरनेशनल डिसीजन लेने वो चाइना ही लेगा इसके लिए, ताइवान के लिए। वैसे एक अलग से कंट्री है। इस सिस्टम के अंदर ताइवान ने फॉलो किया कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम आप जानते हो, पूंजीवादी सिस्टम, जिसमें सारी प्रॉपर्टी किसकी रहती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं रहता। जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्ट्री वगैरह, सब प्राइवेट लोग चला रहे हैं। और लेकिन जो ये क्या है ताइवान के अगेंस्ट जो ये है ना चाइना का सिस्टम, वो है कम्युनिस्ट वन पार्टी सिस्टम। अधिकतर उसमें क्या है, सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम होती है, सारी जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं गवर्नमेंट की होती हैं लगभग, मोस्टली ये इसकी रहती हैं। तो सारा गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, और गवर्नमेंट किसी को भी जब चाहे एक्वायर कर सकती है, अगर किसी कोई प्राइवेट कंपनी चला रहा है तो ये इस वन कंट्री टू सिस्टम में ये अडॉप्ट किया सिस्टम। ताइवान को ऑटोनोमस स्टेट्स बनाया जाएगा, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वो अपना चला सकता है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन वो चाइनीज़ जो उसकी आर्मी रहेगी, अपनी आर्मी रहेगी ताइवान की, लेकिन चाइनीज़ सॉवरेंटी के अंदर, मतलब चाइना का जो डिसीजन है वो सर्वोपरि रहेगा, चाइना के डिसीजन के अंडर काम करेगा ताइवान की आर्मी या ताइवान। तो ताइवान ने लेकिन इस पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। उसने कहा कि हम अलग कंट्री रहेंगे, आपका और हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये आइडिया ऑफ टू सिस्टम इन वन कंट्री में ये फिर दोबारा से रेप्लिकेट किया गया हांगकांग में, हांगकांग और मकाओ। हांगकांग और मकाओ भी हांगकांग के पास है। ये ब्रिटेन और पुर्तगाल के पास था ये। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को गुलाम बना के रखा था 200 साल के लगभग, तो ब्रिटेन छोड़ के गया, फिर इंडिया के लीडर के हाथ में सत्ता दे दी। ऐसे ब्रिटेन के पास था हांगकांग और पुर्तगाल के पास था मकाओ। पुर्तगाल और ब्रिटेन तो आपको पता ही होगा। ये देखो भाई साहब, ये है यूरोप का मैप, और ये है पुर्तगाल, और ये है आपका ब्रिटेन। तो ये ब्रिटेन के हाथ में था हांगकांग, और पुर्तगाल का डिसीजन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन था इसमें मकाओ में चलता था। लेकिन 1997 में ब्रिटेन हांगकांग को छोड़ के चला गया और चाइना को सौंप दिया, और पुर्तगाल 1999 में ये मकाओ को छोड़ के चला गया और इसको दे दिया, किसको वापस कर दिया, इसको मकाओ को दे दिया चाइना को। तो चाइना इन पे अभी रूल करता है, अपना सिस्टम चलाता है। तो इन टेरिटरीज पे ऑटोनॉमी दे रखी है और रिकग्नाइज करता है अपनी सॉवरेंटी, कि इन पे सॉवरेंटी चलाता है। लेकिन डिफरेंट टाइम पे हांगकांग है ना जो, उसमें ऑटोनॉमी की यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड उठती रहती है आज़ादी की, कि हमें चाइना से बिल्कुल अलग चाहिए, हमें आज़ाद करो। ये कभी कभी डिमांड उठती रहती है वहाँ पे। तो ये सिस्टम है इसका। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0। देखो ये फिट इंडिया का मतलब है हमारे देश में सभी लोग स्वस्थ रहें, उसके लिए एक कैंपेन चलाया। 2.0 का मतलब है सेकंड फेज चलाया इसका। पहले एक बार पहले 2020 में चलाया था इसका फेज, और अब दूसरा चलाया है। किसने चलाया है ये? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इस मिनिस्ट्री ने चलाया है। 13 अगस्त 2021 से ये लॉन्च होगा, और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसी का पार्ट होगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? ये एक उत्सव है, फेस्टिवल सेरेमनी। ये मनाया जाएगा जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे हमारे, तब ये सेलिब्रेट किया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में ये फिट इंडिया फ्रीडम ये रन है, ये चलाया जा रहा है।
इसमें लगभग 7.5 करोड़ यूथ पार्टिसिपेट करेंगे, सिटीजन और यूथ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जो फिट इंडिया रन कैंपेन चलाया गया था, फर्स्ट फेज फिट इंडिया फ्रीडम रन कैंपेन, ये चलाया था लोगों को इनकरेज करने के लिए, ताकि वो स्वस्थ रहने के लिए इनकरेज हों। ओबेसिटी हो रही है, मोटापा हो रहा है, किसी में लेजीनेस है, मतलब आलस्य है, स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी है, दुख है, कोई डिसीज है, बीमारी है, इन सबसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें चलाया था कि डेली भाई साहब आप कम से कम एक्सरसाइज करो आधे घंटे। ये 2020 में चलाया था। कोविड-19 की पेंडेमिक आ गई थी, आप सबको पता है। सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म भी करना था, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग करनी थी, उसके उपलक्ष्य में ये चलाया था ताकि लोग स्वस्थ रहें, इस बीमारी से भी लड़ सकें, अपनी हेल्थ को कुछ टाइम दें। ये इट कैन बी रन एनीवेयर, कोई भी आदमी कहीं पे भी और किसी भी टाइम रन कर सकता है, जो भी उसको सुटेबल टाइम हो। सुबह दौड़ सकता है, शाम को दौड़ सकता है। बेसिकली यू रन योर ओन रेस एंड टाइम योर ओन पेस, अपने हिसाब से आपको दौड़ना है, और जो भी गति में, जिस भी आप रफ्तार में दौड़ना चाहो उस हिसाब से आप दौड़िए। अब इसका फिट इंडिया फ्रीडम 2.0 फेज चलाया गया है। इसमें ये रखा गया है कि प्रतिज्ञा करेंगे सभी लोग जो पार्टिसिपेट करेंगे, नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान गाएंगे, फ्रीडम रन करेंगे, दौड़ेंगे, कल्चरल फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। कोई भी वॉलंटियर पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें हिस्सेदारी ले सकता है। जहाँ भी जिस विलेज में, गाँव में रहते हैं, अपने गाँव के लोगों को भी उत्साहित करेंगे। जो भी पीपल, मान लो कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, फ्री रजिस्टर कर सकता है, और कोई भी अपना दौड़ने का कोई भी वीडियो, छोटा मोटा वीडियो अपलोड कर सकता है इस साइट पे जाके। इस साइट पे fitindia.gov.in साइट पे जाके वो रजिस्टर कर सकता है अपने आप को और अपलोड कर सकता है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, हिस्सेदारी ले सकता है। एक तरह से सोशल मीडिया पे भी ये चैनल कैंपेन चलाई जा रही है, हैशटैग रन फॉर इंडिया नाम से, या हैशटैग आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से। तो इस कैंपेन के जरिए कोई भी सिटीजन, हमारे भारत का नागरिक, ये अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 30 मिनट, डेली 30 मिनट वो अपने जीवन के लिए दे सकता है, हेल्थ के लिए। और इसका नाम एक तरह से ये स्लोगन दिया है, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। तो आप भी अपने जीवन में अपना सकते हो फिट रहने के लिए, आधे घंटे रोज दौड़िए। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द सेंसस। सेंसस का मतलब है जनगणना, मतलब पॉपुलेशन की काउंटिंग। क्या है ये? देखो, अभी आप सबको पता है 10 साल में, हर 10 साल में जनसंख्या की गिनती होती है, काउंटिंग होती है। लेकिन 2021 में होने वाली थी, वो पोस्टपोन कर दी है अभी, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन कर दिया, यानी कि स्थगित कर दिया आगे के लिए। और इसे ये आपको याद रखना है, सेंसस कौन कंडक्ट कराता है? यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो सेंसस है क्या, कब से स्टार्ट की गई, ये पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में बैकग्राउंड। देखो, सेंसस है जो इन्फॉर्मेशन देती है कि पॉपुलेशन का साइज कितना है, कि कितने लोग हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कितने स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उनकी, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या है, डेमोग्राफिक और अदर करेक्टरिस्टिक क्या है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन की, सारा डेटा बताती है। सबसे पहली जो पॉपुलेशन काउंटिंग सेंसस स्टार्ट हुई थी वो 1872 में स्टार्ट हुई थी, 1872 में। कई बार पूछा गया है ये पीसीएस के एग्जाम में। वॉयसरॉय लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट की थी। उस टाइम पे वॉयसरॉय थे, आप सबको पता है 1947 से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। और आपको ये भी पता होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पोस्ट थी, जैसे अभी प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट की तरह वॉयसरॉय की एक पोस्ट थी। लेकिन अभी प्रेसिडेंट के पास तो कुछ पावर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की ऑर्डर पे सब काम करते हैं। लेकिन वॉयसरॉय के पास सारी पावर थी, जो भी इंडिया के लॉ बनाता था, कानून बनाता था, कुछ भी डिसीजन लेना था, ये वॉयसरॉय लेता था इंडिया के लिए, जो भी ब्रिटिश की टेरिटरी थी। तो ये वॉयसरॉय, आप सबको पता होगा कि 1858 में एक्ट आया था, 1857 की क्रांति के बाद। तो ये एक्ट जब आया था, तो इसमें इससे पहले, इस एक्ट से पहले जो वॉयसरॉय को नाम होता था गवर्नमेंट, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इस पोस्ट का नाम होता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन 1858 का जो एक्ट आया था उसके बाद से इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉयसरॉय बोले जाने लगा। तो वॉयसरॉय लॉर्ड मेयो थे उस टाइम पे, ये आदमी का नाम है लॉर्ड मेयो। ये थे मेयो नाम के आदमी। इन्होंने 1872 में सबसे पहले ये चलाई गई, ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई बनानी है या गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाना है, क्या कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट करना है, इनकी सारी जानकारी मिले, पॉपुलेशन की कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, उनके लिए प्रोग्राम पॉलिसी चलाई जा सके। फिर लेकिन फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया 1881 में हुई। देखो, पहले तो ये सबसे पहले तो हुई 1872 में, लेकिन सिंक्रोनस का नाम आए, सिंक्रोनस सेंसस सबसे पहली कब हुई? 1881 में, मतलब ऑल इंडिया लेवल पे हुई, जिसमें सारा डेटा कलेक्ट किया गया। और इसके बाद से अनइंटरप्टेडली, मतलब बिना रुके हुए, हर 10 साल में, वंस एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में एक बार सेंसस हो रही है हमारी कंट्री में 1881 से। नेक्स्ट इसमें है कि कंडक्ट कौन कराता है इसको कंडक्ट कराते हैं ये ऑफिसर हैं,
ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये दो ऑफिसर हैं, ये कराते हैं। और ये किसके अंडर काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो स्टेटमेंट में आ जाए कि कंडक्ट कौन कराता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल आए तो वो भी सही है, सेंसस कमिश्नर आए वो भी सही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आए वो भी सही है। तो ये कंडक्ट कराते हैं, यानी कि ये दोनों ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही काम करते हैं। नेक्स्ट है सेंसस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सेंसस में से हमें क्या है, जनसंख्या की काउंटिंग होती है तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी? जैसे डेमोग्राफी की, हमारी पॉपुलेशन कितनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन क्या क्या काम करते हैं, ये सब कुछ पता लगता है। लिटरेसी और एजुकेशन के बारे में, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितनी लिटरेसी है, साक्षरता कितनी है हमारे देश में। हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एम्यूनिटीज़, घरों में कितनी फैसिलिटी है, पीने पानी की फैसिलिटी कितने घरों में है, और हाउसिंग में क्या क्या किससे बने हुए, ये सब कुछ जानकारी मिलती है। अर्बनाइजेशन हमारे इंडिया में कितना है, कितना शहरीकरण है, कितने लोग शहर में रहते हैं, कितने गांव में रहते हैं, ये सब पता लगता है। फर्टिलिटी क्या है, एक जो माताएं हैं वो एक माता एवरेज तौर पे कितने बच्चे पैदा कर रही है। मोर्टेलिटी रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ये सब कुछ पता लगता है। एससी और एसटी कितनी कम्युनिटी है, मतलब एससी में कितने पॉपुलेशन है, एसटी में कितनी पॉपुलेशन है, ये पता लगता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, अनुसूचित जाति और जनजाति में। लैंग्वेज का पता लगता है, कितनी भाषाएं हमारी कंट्री में, कितनी भाषाएं बोली जा रही हैं, कितने लोगों के द्वारा, ये पता लगता है। एक बात याद रखनी है आपको, कास्ट का इसमें एनुमरेट नहीं करते, मतलब कास्ट को इसमें नहीं लिखते सेंसस में कि किस आदमी की कितनी कास्ट है, यानी कि किस कास्ट के लोग कितने हैं, ये काउंट नहीं करते इसमें। हाँ, जो कास्ट एससी में आती है बस ये रखेंगे कि हाँ ये आदमी एससी में आते हैं, ये आदमी एसटी में आते हैं, तो इनके लिए ये पॉपुलेशन होती है काउंटिंग। अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, हिस्ट्री में कब कब पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, क्या इससे पहले भी पॉपुलेशन की काउंटिंग होती थी क्या? 1872 से पहले देखो ऋग्वेद में होती थी। ऋग्वेद में पॉपुलेशन की काउंटिंग होती थी लगभग 800 से लेकर 600 बीसी में। ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं कि पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती थी उस टाइम पे भी। और जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की जो बुक है ना अर्थशास्त्र, इसमें भी 3rd सेंचुरी बीसी में मौर्य डायनेस्टी का रूल था ना, जब मौर्य वंश का आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, उस टाइम में भी पॉपुलेशन का डेटा तैयार किया जाता था टैक्सेशन के लिए, ताकि पॉपुलेशन की जानकारी हो और स्टेट टैक्स लगा सके, लोगों पे कर लगा सके। नेक्स्ट है जो मुगल किंग अकबर था उसके काल में भी होती थी, एक बुक है आईने अकबरी, उसमें लिखा हुआ है पॉपुलेशन के बारे में, इंडस्ट्री, वेल्थ और मैनी अदर करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। सेंसस किसके अंडर की जाती है, कौन से एक्ट के अंदर, ये आपको याद रखना है। सेंसस एक्ट है 1948 का, इसके तहत हमारे इंडिया में सेंसस तैयार की जाती है, इंडिविजुअल डेटा तैयार किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद करनी है कि ये जो पब्लिक क्या है, मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पब्लिक नहीं करती डेटा किसी भी इंडिविजुअल का इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। मतलब किसी के आदमी की भी इंफॉर्मेशन आपके न्यूज़ में, कहीं न्यूज़पेपर में, टीवी पे, किसी सोशल मीडिया पे पब्लिश नहीं की जाएगी, दिखाई नहीं जाएगी, ये सीक्रेट रहती है सबकी इन्फॉर्मेशन। तो यही था इसमें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम आप सब लोग जानते हो, जो गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडिड स्कूल होते हैं उनमें 8वीं तक के बच्चों के लिए दोपहर में खाना जो दिया जाता है उसी को बोलते हैं मिड डे मील स्कीम। अभी न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने एक मीटिंग आयोजित की। उसने ये कहा कि अभी कोविड-19 की वजह से मिड डे मील स्कीम नहीं मिल पा रही है, स्कूल बंद है, तो ये राइट टू फूड और न्यूट्रिशन कैसे लोगों को, यानी कि बच्चों को कैसे इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। इसमें कुछ सजेशन दिए हैं, इसने इस मीटिंग में सजेशन दिए हैं कि जो मिड डे मील स्कीम है इसको क्या है क्लास 12 तक बढ़ा दो। अभी 8वीं तक के बच्चों को दिया जाता है ये खाना, कि 12th तक के बच्चों को खाना दिया जाए इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडिड स्कूल्स में। और इसमें यह भी कहा है जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है इनको भी स्टार्ट करें ताकि शहरी इलाके में सब लोगों को रोजगार मिले। नेक्स्ट ये भी कहा है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको ना आधार से लिंक ना करें, ये ऐसा ना हो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ आधार के बेस पे ही पीडीएस सिस्टम, जो राशन दिया जाता है ना गरीब लोगों को हर महीने में दाल चावल, तो ये उसी को बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये सिस्टम है आधार मैंडेटरी ना हो कि सिर्फ आधार के बेस पे ही आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लागू करो, कि किसी और डॉक्यूमेंट के आधार पे भी आप इसे दो। नेक्स्ट है कि अब ये मिड डे मील स्कीम क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो स्कीम क्या है, गारंटी देती है किसी भी चिल्ड्रन को, गवर्नमेंट या एडिड स्कूल में होते हैं या मदरसे में हैं, जो समग्र शिक्षा के समग्र शिक्षा स्कीम है ना योजना, उसके अंडर जो स्कूल मदरसा आते हैं उन सभी बच्चों को ये खाना दिया जाए, 8वीं तक के बच्चों को। इसमें कुकड मील दिया जाता है, पका पकाया खाना दिया जाता है, और कम से कम 200 दिन, साल में कम से कम 200 दिन बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के अंडर। ये मिनिस्ट्री ऑफ जो एचआरडी है, अब इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन,
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है स्कीम। यही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय इसको लागू करता है। ये 1995 में लॉन्च की गई थी। उस टाइम पे इसका नाम था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन 2004 में इसका नाम बदल के रख दिया मिड डे मील स्कीम। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर खर्चा करती हैं, दोनों मिलकर लागू करती हैं। और एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाती है, सारा एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लागू भी वही करती है। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था जो 2013 का, इस स्कीम को इसके अंदर भी लाया गया, इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट, लक्ष्य क्या है? इसके टारगेट ये हैं, हंगर और माल न्यूट्रिशन, भूखमरी और कुपोषणता को ख़त्म करना है, इनरोलमेंट बढ़ाना है। देखो स्कूल में खाना मिलेगा, इसकी वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराएंगे, इनरोलमेंट बढ़ेगा। अटेंडेंस, बच्चे दोपहर तक रुके रहेंगे, वरना ऐसा होता है बैग रखा और बच्चे भाग गए स्कूल से, तो उनकी अटेंडेंस भी बढ़ेगी। और सोशलाइजेशन भी अमंग कास्ट इंप्रूव होगा, क्योंकि देखो सभी कास्ट के बच्चे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, एक साथ बैठ के खाते हैं, तो इससे सोशलाइजेशन बढ़ेगा, उन दोनों में हार्मनी बढ़ेगी, मधुरता, मधुर संबंध, प्यार बढ़ेगा। जाति धर्म में लोगों में जो नफरत होती है ना, ये कम होगी थोड़ी। नेक्स्ट होगा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एट ग्रास रूट लेवल। देखो ग्रास रूट लेवल का मतलब है छोटे लेवल पे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलेगा, स्पेशली खास तौर पे वुमन को, महिला को। कैसे मिलेगा रोजगार? देखो जो खाना परोसती है ना जो स्कूल में, वो महिला को, एक महिला को नौकरी मिलती है स्कूल में, कि महिला अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो 2-3 महिला को अपॉइंट किया जाएगा, नौकरी मिलेगी और उन्हें पर मंथ कुछ सैलरी दी जाती है, तो महिलाओं को नौकरी मिलती है इसमें, ये भी एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। इतने सारे फायदे होते हैं इसके, इतने ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। मिड डे मील स्कीम जो है, इसके रूल्स 2015 ये कहते हैं कि हर एक बच्चे को खाना स्कूल में ही दिया जाएगा, स्कूल से बाहर नहीं दिया जाएगा। और मान लो कि अगर किसी केस में किसी दिन स्कूल प्रोवाइड नहीं कर पाए खाना, तो उस केस में अगले महीने की 15 तारीख तक गवर्नमेंट क्या है, पैसा देगी उस फूड का उस बच्चे को। नेक्स्ट क्या है कि अगर मान लो, ये भी देखना है, एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी, उस कमेटी में कुछ स्कूल टीचर होंगे, कुछ उस गांव में, जिस गांव में स्कूल है, जिस एरिया में स्कूल है, वहाँ से कुछ मेंबर होंगे, तो वो क्या है, इम्प्लीमेंट हो रही है ये मिड डे मील स्कीम अच्छे से नहीं हो रही है, इसका मॉनिटर करेंगे। मतलब देखेंगे जाके कि हाँ बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, सही खिलाया जा रहा है, नहीं खिलाया जा रहा है, कोई घोटाला तो नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं है खाना बचा के कहीं पे ले जाया जा रहा, बच्चों को नहीं खिलाया जा रहा, तो ये सब कुछ मॉनिटर करेंगे। और ये राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2019 का, उसके अंडर ये कमेटी बनाना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। कुछ न्यूट्रिशनल नॉर्म है इस स्कीम के अंदर, कि मतलब कितने पोषक तत्व होने चाहिए खाने में। देखो एक तो 450 कैलोरीज का खाना होना चाहिए। देखो एनर्जी जो मिलती है ना खाने में, उसको कैलोरीज से नापते हैं। जैसे लगभग एक रोटी होती है ना, एक चपाती रोटी, उस एक रोटी में लगभग 100 कैलोरीज होती हैं, 100 कैलोरीज। और एक कटोरी दाल में लगभग 60 से 100 कैलोरीज होती हैं, इस तरह से नापा जाता है। तो ये एटलीस्ट है, कम से कम 450 कैलोरीज होंगी, जिसमें 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। और क्या है कि ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए है, मतलब जो 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनमें ये इतनी दिया जाएगा 450 कैलोरीज का खाना। और जो अपर प्राइमरीज में है, मतलब 8वीं क्लास तक के बच्चों को, 6ठी से 8वीं तक का, कम से कम 700 कैलोरीज का खाना होना चाहिए, जिसमें 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। और एक मील में इतना होना चाहिए कि 100 ग्राम फूड ग्रेन हो, 20 ग्राम पल्सीज हो, 50 ग्राम वेजिटेबल हो, सब्जियां हो, 5 ग्राम ऑयल या फैट हो। ये है प्राइमरी लेवल के लिए। और अपर प्राइमरी यानी कि 6 से 8 क्लास के बच्चों के लिए 150 ग्राम फूड ग्रेन होना चाहिए, और 30 ग्राम पल्सीज होना चाहिए, 75 ग्राम वेजिटेबल होनी चाहिए, और 7.5 ग्राम ऑयल और फैट होनी चाहिए खाने में। ये न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध कराने हैं स्कीम के अंदर। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट है उज्ज्वला 2.0 स्कीम। देखो ये स्कीम, इसका सेकंड फेज चला है उज्ज्वला का। इसमें क्या है, फ्री गैस कनेक्शन दिया जाता है, जिससे गैस सिलेंडर से आप खाना बनाते हो ना, फ्री गैस कनेक्शन दिया जाता है घरों में गैस के लिए। यानी कि अगर गैस के मान लो पाइप है किसी सिटी में, तो गैस कनेक्शन दिया जाएगा, अगर पाइप नहीं है तो गैस सिलेंडर दिया जाएगा, उस केस में गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा दिया जाएगा। उसके लिए रुपए देती है गवर्नमेंट फ्री में। जो पुअर पीपल है ना, जो बीपीएल फैमिली में आते हैं, किसी भी कास्ट या धर्म के हो, जो गरीब रेखा से नीचे हैं, बीपीएल फैमिली, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको ये दिया जाता है, ये स्कीम चलाई गई गैस कनेक्शन देने के लिए। तो अभी इसका सेकेंड फेज लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका पूरा नाम है, 2016 में लॉन्च की थी। इसका टारगेट यही था, जो पुअर हाउस होल्ड हैं, गरीब घर हैं, उनको लिक्विफाइड
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी कनेक्शन दिया जाए। जो आपके घरों में सिलेंडर होता है ना, जिससे गैस भरी होती है, जिससे खाना बनाते हो, उसमें एलपीजी गैस होती है। और एक बात बताओ, एलपीजी में कौन सी गैस होती है मेनली? एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसमें कौन सी मेनली गैस कौन सी होती है? मतलब मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कौन सी होती है? देखो कई बार हर एक पीसीएस के एग्जाम में मैंने जितने भी देखे हैं, यूपी पीसीएस देखा, राजस्थान पीसीएस देखा, आरएएस, एचसीएस देखा, हरियाणा सिविल सर्विस, आपका बीपीएस देखा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन देखा मैंने, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन पेपर देखा, डब्ल्यूबीसी वेस्ट बंगाल सर्विस कमीशन देखा, एमपी का देखा, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इनमें सब में ये कई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ इतना कि एलपीजी में कौन सी गैस आती है। तो आप बताओ कौन सी गैस आती है ये? इसमें भाई साहब प्रोपेन और ब्यूटेन आती है। प्रोपेन और ब्यूटेन, ये याद रखना आपको, PROPANE लिख लो आप इसे, और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है इसमें मेनली, मेजर जो गैस होती है एलपीजी की। तो इसमें की फीचर्स और क्या, उज्ज्वला योजना में इसमें 1600 रुपये दिए जाते हैं कनेक्शन के साथ। जब भी किसी कनेक्शन दिया जाता है घर में, 1600 रुपीज़ दिए जाते हैं। एलपीजी का कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, बिना किसी कीमत के। और इस स्कीम में क्या है, टारगेट रखा गया था 80 मिलियन, मतलब 50 मिलियन फैमिलीज का टारगेट रखा गया था, जिसके लिए 4800 करोड़ रुपए दिए गए थे। और क्या है उसमें, लेकिन टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लिया। कितना टारगेट अचीव कर लिया? 80 मिलियन पुअर फैमिलीज को इसमें फ़ायदा पहुंचाया इस स्कीम ने। इस स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है? टारगेट यही है कि इसमें क्या है, वुमन को एम्पावर करना है और उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। कैसे करेंगे वुमन का सशक्तिकरण, महिला का सशक्तिकरण, और उसके हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इस स्कीम में? प्रोटेक्ट करेंगे भाई साहब, देखो जो क्या है, जो ये कुत्ते इतने भौंकते हैं ना यार, गली में पॉज करना पड़ता है बार बार, इतनी आवाज़ आती है ना इनकी, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। चलो खैर, इनको रोका तो जा नहीं सकता। इसमें क्या क्या टारगेट है, ऑब्जेक्टिव? देखो टारगेट एक तो ये है कि जो सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स होता है कुकिंग बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल, जैसे मान लो लकड़ी वाले चूल्हे में खाना बनाएंगे, उससे धुआं निकलता है, वो धुआं भाई साहब नाक के जरिए फेफड़ों में जाता है, खराब कर देता है, बहुत सारी बीमारी होती हैं। तो इनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है ना, इनको कम करेगा, एक ये फ़ायदा होगा। एक क्या होगा, जो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती हैं, उसको रिड्यूस करेगा। इनसे बीमारी हो जाती हैं, फॉसिल फ्यूल को लकड़ी वगैरह से खाना बनाते हैं या केरोसिन से खाना बनाते हैं जो। नेक्स्ट क्या होगा, जो चिल्ड्रन हैं, यंग चिल्ड्रन, उनमें जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है इस धुएं की वजह से, उनको भी रोकेगा। यानी कि जो इंडोर पॉल्यूशन होता है, इंडोर एयर पॉल्यूशन, फॉसिल फ्यूल के जलाने से, लकड़ी वगैरह जलाने से, तो ये पॉल्यूशन कम होगा। तो ये बच्चों की जो यंग चिल्ड्रन है, उनमें जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी कम होंगी। और नेक्स्ट क्या काम होगा, जो महिलाएं हैं, वुमन, इस मेनली क्या होता है, विलेज एरियाज में महिलाएं जंगलों में लकड़ी कलेक्ट करने के लिए ले जाती हैं, वुड, जंगलों से लकड़ी काट के लेके आती हैं। और भाई साहब दिन में कम से कम 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे वेस्ट हो जाते हैं महिला के सिर्फ इसी काम में। तो ये जो इतना टाइम है, ये भी बचेगा महिला का, ये भी एक फ़ायदा होगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस किस को गैस कनेक्शन दिया जाएगा? देखो वुमन के नाम पे, महिला के नाम पे दिया जाएगा, जो 18 साल से अबव, कोई भी महिला, कोई भी लड़की भी हो सकती है, अनमेरिड लड़की 18 साल से अबव होनी चाहिए, उसको टारगेट रखा जाएगा। और भारत का सिटीजन होना चाहिए, ये भी इसमें कंडीशन है। उसको बीपीएल फैमिली में भी होना चाहिए, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन भी हो वो एप्लीकेंट, जो भी गैस कनेक्शन लेना चाह रहा है, तो उसको दिया जाएगा ये गैस कनेक्शन। इसमें क्या है, किसी भी एप्लीकेंट, वो कोई भी एप्लीकेंट है, मतलब जो भी गैस कनेक्शन ले रहा है, उसके नाम पे कोई भी एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब घर में उसके नाम पे एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी उसको कनेक्शन दिया जाएगा। और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी क्या है, कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करेंगी अपने अपने स्टेट में अलग अलग, कि इतनी सर्टेन लिमिट रखेंगी सैलरी की, कि पर मंथ इनकम फैमिली की इतनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी उसको मिलेगा कनेक्शन। नेक्स्ट है कि इसमें क्या है, एप्लीकेंट क्या है, किसी और गवर्नमेंट स्कीम का रिसिपेंट नहीं होना चाहिए। इस तरह की किसी और स्कीम के अंदर उसने ये फैसिलिटी ले ली हो, तो उसे तब नहीं दिया जाएगा उज्ज्वला के अंदर। अभी जो उज्ज्वला 2.0 चला है, उसके अंदर क्या है, माइग्रेंट वर्कर को भी इसमें फैसिलिटी दी गई है कि अब वो क्या है, उन्हें जो क्या है, डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं होता था उनके पास, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई माइग्रेंट वर्कर चला गया, माइग्रेंट वर्कर का मतलब यही है कि एक जगह से दूसरे जगह पे प्लान कर जाना, चले जाना जॉब के लिए या किसी और काम के लिए। तो वो अब देखो था, मान लो एमपी का था और चला गया भाई साहब केरल में, तो वो अब केरल में भी गैस कनेक्शन ले सकेगा, प्रूफ दिखाएगा अपना डॉक्यूमेंट, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाएगा,
कोई भी ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट की कमी से उसे कनेक्शन नहीं मिलेगा। वो सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करेगा, वो खुद एक कागज़ में लिख के दे देगा कि ये मेरे पास है, ये इतना मतलब मेरी इनकम है और इस बीपीएल फैमिली में मैं आता हूँ, मेरा राशन कार्ड ये है, तो उससे उसको गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इसलिए 2.0 इसका सेकंड फेज चलाया गया उज्ज्वला का, माइग्रेंट वर्कर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना साउथ अफ्रीका ग्रांट्स पेटेंट टू एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मतलब कि ये ऐसा सिस्टम है, जैसे मान लो आप कमरे में घुसे, ऑटोमेटिक देखा कमरे में गर्मी है, आपके घर में एसी चला है, मतलब एसी लगाया, पंखा लगा है, तो वो ऑटोमेटिक चल जाए। देखा कि ये आदमी खड़ा है, इसको गर्मी लग रही है, वो महसूस कर लेगा, उसमें सेंसर लगे होंगे, तो वो अपना आप चल जाएगा। आप घर से बाहर निकले, अपना आप फैन बंद हो जाएगा, अपना आप एसी बंद हो जाएगा। आपने मान लो फ्रीज में कोई सामान, जैसे मान लो कुछ और, मान लो आप बाथरूम में गए, आपकी बाथरूम की क्या है टंकी अपने आप चल गई, जैसे आप नहाने के लिए गए, आपने कपड़े उतारे, अपने आप चल गई। तो ये कुछ क्या है, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पे ऐसे मशीन काम करती हैं। मतलब ह्यूमन की तरह मशीन खुद ही सोच ले कि उसे क्या करना है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। तो ये टेक्नोलॉजी यही है। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक मशीन को क्या है, साउथ अफ्रीका ने पेटेंट दे दिया है। पेटेंट क्या होता है? एक मोनोपोली हो जाती है एक तरह से, राइट, कि वो आदमी, जैसे मान लो किसी आदमी को किसी प्रोडक्ट के लिए दिया पेटेंट, तो वो आदमी लगभग 20 साल के लिए उस प्रोडक्ट को बेच सकता है, खुद ही उस पर रेट डिसाइड करेगा कितने दाम में बेचना है, और कब तक उसे किस कंपनी को उसको परमिशन देनी है कि ये कंपनी बेच सकती है, वो ही परमिशन देगा, उसे पेटेंट मिल जाता है। तो ये साउथ अफ्रीका ने पेटेंट दे दिया है किसको? एक है फूड कंटेनर बेस्ड फ्रैक्टल जियोमेट्री इनोवेशन है, एक तरह से मशीन को दिया है, ये आदमी को नहीं दिया, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को दिया है। तो ये पहली बार हुआ है जब कभी किसी रोबोट वगैरह को दिया है, ये किसी कंटेनर को, फूड कंटेनर को या रोबोट को दिया है, ये मतलब पेटेंट दिया गया है। तो इशू क्या है इसमें? इशू ये है, देखो जो ये पेटेंट दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को दिया है, जिसका नाम है दाबूस, यानी कि किसी ह्यूमन बींग को नहीं दिया। पेटेंट जो चलाया गया था किसी ह्यूमन बींग को दिया जाता है कि किसी प्रोडक्ट मान लो डेवलप किया है किसी कंपनी ने, कंपनी को दिया है पेटेंट, या किसी ह्यूमन ने किया है तो ह्यूमन को दिया है। तो ये किसी ह्यूमन को दिया जाता था, लेकिन अभी आर्टिफिशियल सिस्टम को दिया है, ये सिस्टम को, जो सिस्टम डेवलप किया है साउथ अफ्रीका ने दिया है। ये डाबूस सिस्टम क्या है? इसकी फुल फॉर्म है डिवाइस फॉर ऑटोनोमस बूस्ट स्टेपिंग ऑफ यूनिफाइड सेंटियंस। कहने का मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम है ये, जैसे मान लो ऑटोमेटिक काम करेगा ये। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ये क्रिएट किसने किया था? उस आदमी का नाम क्या था जिसने सिस्टम क्रिएट किया था? उस आदमी का नाम था स्टेफन थालर, इसने किया था। इसे पायोनियर भी माना जाता है। पायोनियर का मतलब शुरुआत करने वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग को शुरुआत करने वाला आदमी भी माना जाता है स्टेफन थालर को। ये सिस्टम क्या करता है? ह्यूमन ब्रेन स्टॉर्मिंग को सिमुलेट करता है, एक तरह से अनुरूपता, जैसे ह्यूमन ब्रेन मानव का आदमी काम करता है ना अपना आप, ऐसे ये मशीन क्या है अपने आप काम करेगी, दाबूस सिस्टम। ये पर्टिकुलरली टाइप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही, और इसे क्रिएटिविटी मशीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप इंडिपेंडेंट है और कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग भी कर सकती है, कठिन से कठिन काम भी कर सकती है मशीन। क्रिएटिविटी मशीन का मतलब क्या होता है? ये मशीन ऐसी होती है कि ये किसी डेटा को या लर्निंग कुछ सीख सकती है। मान लो इसने इस पे काम कराया गया कि ये आप जूते के फीते बांधो, जो बूट के वो होते हैं ना लेज, ये बांधो, तो इस मशीन को याद हो गया। अब जब भी इसमें कमांड, मान लो जूते इसके पास आएंगे तो ये ऑटोमेटिक काम करना शुरू हो जाएगी। इस मशीन के अंदर हाथ लगे होंगे रोबोट की तरह, वो अपने आप जूते के फीते बांधेगी जैसे ही जूते के उसके सामने आएंगे, तो ऐसे इसे याद रह जाता है। तो इसी को बोलते हैं मशीन लर्निंग, कि मशीन ने सीख लिया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग क्या हो गया? अपने आप ही ये मशीन ऑटोनोमसली कोई भी बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कोई भी काम कर दे, उसको ही बोलते हैं मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क हो गया? देखो ज़्यादा फर्क नहीं है, छोटा सा है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये तो टेक्नोलॉजी हो गई, इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और मशीन लर्निंग वो काम हो गया जिस पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है मशीन लर्निंग, कि इसने पास्ट में, मान लो पास्ट में कोई काम किया था, उसके मशीन सीख गई, लर्न कर लिया, और अब आगे जो ऐसा कोई काम आएगा तो ऑटोमेटिक कर लेगी वो मशीन। ह्यूमन के इंटरवेंशन की, मानव की कोई कमांड देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है उसमें। तो बैकग्राउंड क्या है इस डाबूस का, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अभी दिया गया इसे पेटेंट? बैकग्राउंड ये, इसके पेटेंट एप्लीकेशन डाली थी डाबूस सिस्टम की कई सारी कंट्रीज़ में, जैसे यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में। तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने और
जो यूरोपियन पेटेंट डिपार्टमेंट ऑफिस है उसने तो रिजेक्ट कर दिया था पेटेंट देने से, लेकिन साउथ अफ्रीका ने पेटेंट दे दिया है इसको। तो कुछ एक्सपर्ट क्या है इस सिस्टम का अपोज कर रहे हैं, इसको अपोज कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं। देखो कोई भी सिस्टम है, आदमी है या कोई भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी की, कांग्रेस की, किसी के भी, किसी ना हर किसी आदमी का अपोजिंग करने वाले तो होते ही हैं, विरोधी तो होते ही हैं। तो इसको भी विरोध कर रहे हैं। कैसे? 3 रीज़न है। कौन कौन से रीज़न है? 3। पहला रीज़न ये है कि जो पेटेंट दिया गया है, पेटेंट ना ह्यूमन इन्वेंटर के लिए दिया जाता है। जो कोई मान लो मानव कोई इन्वेंट करे, आविष्कार करे, उसके लिए दिया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नहीं दिया जाता। कि आप क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को दे रहे हो, मशीन को दे रहे हो आप इंटेलिजेंस, ये काम दे, मतलब पेटेंट जो दे रहे हो। और जो पेटेंट दिया जाता है उसमें मेंशन किया जाता है हिम या हर, और ये जो वर्ड है आदमी के लिए यूज होते हैं या औरत के लिए यूज होते हैं जिसने कुछ बनाया है। सेकंड क्या है इनका अपोजिंग करने का जो क्राइटेरिया वो ये है कि जो आइडिया पर्पज है पेटेंट का वो क्या है, मेंटल कंसेप्शन पे होता है। मेंटल कंसेप्शन में कि कोई भी चीज़ मान लो ह्यूमन माइंड ने क्रिएट की हो और उसको दिया जाए ताकि ह्यूमन उसको क्रिएट करके बार बार बेच सके मार्केट में और पैसे कमा सके, जितना उसका खर्चा आया इन्वेंशन में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थर्ड नंबर का फाइनली ये है कि इन्वेंटरशिप कहाँ से आती है, अधिकार होता है एक ये, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई लीगली कैपेबल प्रोसेसिंग का कोई लीगली कैपेबल नहीं है ये कि इसमें पेटेंट दिया जाए। तो ये भी एक तीसरा क्राइटेरिया पे अपोज कर रहे हैं कुछ क्रिटिक्स। तो यही था इसके बारे में, और आज के टॉपिक भी इतने ही थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, इसके बारे में शायद कल परसों भी हमने क्वेश्चन किया था। जो यूनाइटेड नेशन की फोर्स होती है, सैनिक होते हैं, उनके रिगार्डिंग आपको बताना है। इन्हें ब्लू हेलमेट भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो हेलमेट होता है ना सर पे वो ब्लू होता है, ब्लू हेलमेट फोर्स भी बोलते हैं इसे। तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है। जो पीस कीपिंग मिशन होता है उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जो वो ऑथराइज करती है, वो परमिशन देती है कहीं पे भी मान लो मिशन भेजना, सैनिक भेजने। जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है हर एक मेंबर को मैंडेटरली, ये मैंडेटरली मतलब अनिवार्य है, वो पीस कीपिंग फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब सैनिक भेजेगा ही भेजेगा, मैंडेटरी। नेक्स्ट है इंडिया क्या है, लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशन है, मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स यूनाइटेड नेशन में कौन दे रहा है, इंडिया दे रहा है। तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना है आपको। इसमें ऑप्शन है आपके 1 ओनली, 1 2, 1 3 या 2 3। देखो भाई साहब तीसरा बिल्कुल गलत है क्योंकि इंडिया 5th नंबर पे आता है, टॉप पे नहीं आता, तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा, जहाँ 3 है वो काट दो। दूसरा भी गलत है। देखो इसमें लीगली ऑब्लिगेटेड तो है, दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, लीगली ऑब्लिगेटेड और मैंडेटरी। मैंडेटरी नहीं है लेकिन लीगली ऑब्लिगेटेड है, मतलब कि ये है कि सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, उत्तरदायित्व तो है कि वो क्या है फोर्स देगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि देगा ही देगा, सिर्फ उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेटेड आभार बनता है लीगली कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे, हर एक कंट्री मेंबर है जो यूनाइटेड नेशन का। तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है, तो हमारा ए करेक्ट है। तो ये आपको वर्ड याद रखने हैं, लीगली ऑब्लिगेटेड तो है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी क्या है ये बताना है। ये इसके रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो ये है IMFC, ये वर्ल्ड बैंक के अंदर आती है क्या ये बॉडी, जो ये कमेटी है ये डिस्कस करती है कॉमन कंसर्न, जो ग्लोबल इकोनॉमी को कुछ नुकसान होते हैं ये उनको पता करती है, डिस्कस करती है उनके बारे में। आपको बताना करेक्ट कौन सा, 1 2 दोनों सही है, दोनों गलत। देखो भाई साहब पहला गलत है क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अंदर नहीं है ये IMF के अंदर है। वर्ल्ड बैंक और IMF क्या होते हैं ये जानना तो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाइए आप, सिंपल CSC पे कलेक्ट करके, मतलब सिंपल CSC पे आप क्लिक करिए, वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ पे जाइए इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप देख सकते हो IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में पूरा लेक्चर मिलेगा आपको। तो ये IMF के अंदर काम करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है। तो हमारा सिर्फ बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो कलारीपयट्टू के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। जो कलारीपयट्टू है ये एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, केरल से 3rd सेंचुरी BC में। इसमें क्या है, कलारी जो वर्ड है ये संगम लिटरेचर में मिला है, मेंशन है। संगम लिटरेचर जो एक बुक है जिसमें चोला पांडे चेरा के बारे में भी मेंशन है। कलारीपयट्टू जो टेक्निक है ये चुहातू और वदावू, ये 2 कॉम्बिनेशन का मतलब मिक्सचर है कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो इसमें डी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे करेक्ट है, और सारे के सारे करेक्ट होने के कारण ये याद रखना आपको कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट केरल से है।
नेक्स्ट आपको बताना है सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में। जो जनगणना की जाती है, जनगणना कराने के लिए कौन सा मिनिस्टर या कौन सा डिपार्टमेंट है इसमें रिस्पॉन्सिबल है, आपको ये बताना है कौन से कराता है सेंसस हमारे इंडिया में, कौन कराता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कराता है क्या, नीति आयोग कराता है क्या, या नेशनल पॉपुलेशन कमीशन। जी हाँ, सही सोचा, आज ही तो पढ़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट नहीं, यहाँ 4 ही क्वेश्चन थे तो यहीं तक है लेक्चर।